नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश अब नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत की ओर बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में नक्सल प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। जख्म, शहादत और लंबे संघर्ष के बाद करीब 5 दशकों से ज्यादा वक्त से चला आ रहा नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। साल 1968 से शुरू हुआ यह आंदोलन खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में गहराई तक फैल गया था। जहां कभी डर और हिंसा का माहौल रहता था, वहां धीरे धीरे शांति लौट रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि सरकार ने सुनियोजित रणनीति के तहत नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया और अब इसके नतीजे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था और अब देश उस लक्ष्य के बेहद करीब है। बीते कुछ सालों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई है, साथ ही विकास कार्यों पर भी जोर दिया गया है। दूर दराज के इलाकों में अब स्कूल, सड़क, बैंक, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ा है। सरकार का कहना है कि नक्सलवाद का समाधान सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विकास और विश्वास से संभव है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ और देश के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जहां सालों का संघर्ष अब एक नई शुरुआत की ओर संभवतः बढ़ता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए नई हवाई सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कदम से उत्तर छत्तीसगढ़ को देश के बड़े शहरों से सीधा जुड़ाव मिलेगा। अब सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर सीधे राजधानी दिल्ली और कोलकाता से जुड़ गया है। सरकार का कहना है कि यह पहल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार कर रही है ताकि आम लोगों को भी सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस विजन का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके। और अब छत्तीसगढ़ में ये सपना साकार होता दिख रहा है। दिल्ली रूट पर सप्ताह में 2 दिन उड़ानें संचालित होंगी। सोमवार और बुधवार को फ्लाइट दिल्ली से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी और फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं कोलकाता रूट पर गुरुवार, शनिवार को उड़ानें उपलब्ध रहेंगी जो कोलकाता से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर को जोड़ेगी। अंबिकापुर, जो उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र है, अब इस हवाई सेवा से व्यापार, पर्यटन और निवेश के लिए नए अवसर खुलेंगे। मैनपाट, तातापानी और बहुत सारे जल प्रपात जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये नई हवाई सेवा छत्तीसगढ़ को विकास की नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम है, जहां कनेक्टिविटी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में वन विभाग ने 34 काले हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया है। इन हिरणों को पहले ब्लैक बक कंजर्वेशन सेंटर में सुरक्षित रखा गया था, जहां इनकी देखभाल और संख्या बढ़ाने के बाद अब उन्हें जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ा गया। वन अधिकारियों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से 2 चरणों में पूरी की गई। इन हिरणों की औसत उम्र करीब 3 साल है और अब ये रामपुर ग्रासलैंड में मौजूद अन्य हिरणों के झुंड से मिल चुके हैं। केंद्र सरकार से कुल 60 हिरणों को छोड़ने की अनुमति मिली है। पहले चरण में 34 हिरण छोड़े जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में भी जल्द ही 26 और काले हिरणों को जंगल में छोड़ा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं वन विभाग ने वन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर भी सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में अंबिकापुर में आवारा कुत्तों द्वारा हिरणों के शिकार की घटना सामने आई थी, जिसके बाद वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि काले हिरण कभी छत्तीसगढ़ से लगभग विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब संरक्षण प्रयासों के चलते उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वन विभाग
आने वाले दिनों में इनकी निगरानी भी लगातार करता रहेगा। काले हिरणों की ये वापसी न सिर्फ वन्य जीव संरक्षण की बड़ी सफलता है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में फिर से संतुलन की नई उम्मीद भी है और हमारे यहाँ के पर्यावरण को, हमारे यहाँ की हरियाली को भी इससे फायदा होगा। अभी आईपीएल चल रहा है और एक बड़ी खूबसूरत सी खबर क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों के लिए भी आ रही है। खेतों में अब सिर्फ फसल ही नहीं, खेल भी उग रहे हैं। जहां गांव और शहर के बीच नई खेल संस्कृति जन्म ले रही है और बन रही है रोजगार का एक नया जरिया। शाम ढलते ही दूधिया रोशनाई में नहाए ये मैदान पहली नज़र में किसी स्टेडियम जैसे लगते हैं, जैसे अपने यहाँ नेताजी सुभाष बोस स्टेडियम। हालांकि वो स्टेडियम भी है, लेकिन दूसरी जगहों में असल में ये खेत होते हैं जिन्हें अब रेडीमेड क्रिकेट ग्राउंड में बदल दिया गया है। यहाँ युवा टीम और दूसरी टीमें जो सीनियर सिटीजन टीमें बनाकर मैच खेलते नजर आते हैं। इन मैदानों को तैयार करने के लिए पहले खेत को समतल किया जाता है, फिर घास लगाकर हरा मैदान बनाया जाता है। साथ ही प्रोफेशनल पिच और नेट प्रैक्टिस की सुविधा भी दी जाती है। अब तो मोबाइल ऐप के जरिए घंटों के हिसाब से मैदान बुक किए जा रहे हैं। यहाँ सब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं आते, उनके परिवार और उनके दोस्त यार भी मौजूद रहते हैं। कई मैदानों में तो छोटे कैफेटेरिया भी बनाए गए हैं, यहाँ बैठकर लोग मैच का मजा लेते हैं। यानी ये मैदान अब इंटरटेनमेंट हब बनते जा रहे हैं। और इस ट्रेंड की शुरुआत अगर कही जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से हुई है, जहां अब ऐसे मैदानों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। एक मैच की औसत फीस करीब 5,000 रुपये है और दूर दराज बने मैदान भी ज़्यादातर फुल बुक रहते हैं। अब यह ट्रेंड छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच चुका है। अमरोहा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे इलाकों में भी रात के मैचों की डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली तक की टीमें यहां खेलने पहुंच रही हैं। खेतों में उगती है खेल की फसल सिर्फ ख्वाबों को नया जीवन नहीं दे रही है, बल्कि रोजगार और नए बिजनेस मॉडल की भी मजबूत कहानी लिख रही है। और बहुत सारे वो लोग जो दिन भर अपनी नौकरी में, अपने पेशे में, अपने बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, और वो शौकीन लोग हैं जिन्होंने जवानी में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है या दूसरे गेम नहीं खेले हैं, अब वो इन जो खेतों में बॉक्स हैं, क्रिकेट के बॉक्स और दूसरे खेलों में, उसमें अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर अब बिजली पर भी दिखने लगा है। राज्य में पहली बार बिजली खपत ने 6500 मेगावाट का रिकॉर्ड छू लिया है और आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। चैत महीने में ही खपत 6400 से 6500 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि बैसाख और जून जैसे सबसे गर्म महीने भी बाकी हैं। यानी आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की पूरी संभावना है। बढ़ती गर्मी के कारण एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया है, जिसका सीधा असर बिजली खपत पर साफ नजर आ रहा है। वहीं घरेलू उपयोग के साथ ग्रामीण इलाकों में भी मांग तेजी से बढ़ रही है। बिजली खपत बढ़ने की एक बड़ी वजह खेती भी है। जहां छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा, रायगढ़, धमतरी और महासमुंद जैसे जिलों में धान की सिंचाई के लिए मोटर पंप घंटों चलाए जा रहे हैं, जिससे बिजली की मांग पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। फिक्र की बात यह है कि राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 2840 मेगावाट है, जो मौजूदा मांग के मुकाबले आधे से भी कम है। ऐसे में सरकार को सेंट्रल पूल और निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। विशेषज्ञों की माने तो बिजली की मांग हर साल करीब 7.5% की दर से बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2029-30 तक राज्य को 8,800 मेगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। गर्मी के साथ बढ़ती है पावर डिमांड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब देखना होगा कि सप्लाई और डिमांड के इस गैप को कैसे पूरा किया जाता है। वैसे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है सोलर ऊर्जा पैदा करने की। देश में 16 साल बाद शुरू हो रही है जनगणना और इस बार ये पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। खास बात यह है कि अब आप खुद भी अपना डेटा ऑनलाइन भर सकेंगे। देश में जनगणना 2027 का महाअभियान 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। करीब 16 साल बाद होने वाली इस जनगणना को पहली बार पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसमें करीब 30 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे।
जो इसे देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान बताते हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव है सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी अब आम नागरिक खुद पोर्टल या मोबाइल के जरिए अपने परिवार का डेटा भर सकेंगे। इसके लिए सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जहां मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए एंट्री की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और 33 सवालों के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी। इनमें मकान, शिक्षा सुविधाएं और जीवन स्तर से जुड़े सवाल होंगे। साथ ही घरों की जियो मैपिंग भी की जाएगी। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में वास्तविक जनगणना होगी, जिसमें आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रवास से जुड़ी जानकारी एकत्र होगी। खास बात यह है कि लिव इन में, ध्यान दीजिएगा, खास बात यह है कि लिव इन में रह रहे जोड़ों को भी इस बार कपल के रूप में दर्ज किया जाएगा। सरकार के मुताबिक जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसे न तो आरटीआई के तहत हासिल किया जा सकेगा और न ही किसी अदालत में सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जनगणना का ये नया रूप तेजी और पारदर्शिता दोनों को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज की हमारी चर्चा में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से चर्चा है के बारे में हमें जरूर अवगत कराएं। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।